बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा कनाडा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा से मुतल्लिक है कि कनाडा के लिए टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, कवरिंग लेटर किस तरह बनाया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाता है, सबमिशन कैसे करवाई जाती है, फीसिस वगैरह कितनी होती है। ये तो है तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं काफ़ी सारी वीडियो इन टॉपिक्स पे अलग अलग अपलोड कर दूं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे, एक तो चीज़ आपको बता दूं कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि जो मैं प्रैक्टिकल क्लाइंट्स को जब हम डील करते हैं तो उसकी जो फाइल की प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरह करते हैं, इनकी जो है फॉर्म्स किस तरह फिलअप करते हैं, तो वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके बाद आपसे जो है वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं वो दरकार होते हैं इस एप्लीकेशन, जब हम टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स दरकार होते हैं, इन फॉर्म्स को कैसे फिलअप किया जाता है। इसके बाद ये जो फॉर्म्स हैं ये कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं, बल्कि कहाँ से डाउनलोड करने चाहिए हमेशा, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप ना डाउनलोड करें, क्योंकि हमें नहीं पता वो अपडेटेड है नहीं है, एक्यूरेट फॉर्म भी है नहीं है। तो इसी वजह से ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, कोई मसला मसाइल ना दरपेश आए। व्हाट प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर वैलिडेशन करना पड़ेगा फॉर्म को, अपडेटेड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैचिंग ऑफ यूनिक कोड फॉर्म। ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह कोशिश करके आपको बताऊंगा कि जब प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और क्या मसले मसाइल आ सकते हैं इस वजह से। हाउ टू आंसर दी टेक्निकल एंड आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर किस तरह के। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, नाम, वल्दीर, पासपोर्ट नंबर, ये तो सिंपल हर बंदा डाल सकता है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेंट्स को ये नहीं पता होता कि IUCI क्या होता है, फंड्स अवेलेबल का जो ऑप्शन है इसमें कितनी अमाउंट पुट की जाए, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल कौन सी डाली जाए, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ का क्राइटेरिया जो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है मुख्तलिफ होता है। यूके वाले 15 दिनों में डिसीजन करते हैं, लेकिन अप्लाई की जगह अगर आपने करना है तो 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह कनाडा का अप्लाई करना है तो आपको काफ़ी टाइम दरकार होता है, वो कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूं। तो मैंने ये काफ़ी सारे जो लिख लिए थे पॉइंट्स ताकि कोई चीज़ मिस ना रहे, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसकी पहले से माजरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। 3 एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, 3 फॉर्म्स कह लें, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक ट्रैवल हिस्ट्री का है, एक फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है और एक टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा का फॉर्म है। तो मैं सबसे पहले टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को जो है इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा भी आ सकता है। तो सबसे पहले जो आपको बता दो जो लिंक है वो www.cic.gc.ca, ये वाली अगर वेबसाइट आती है तो इसी पे आपने जाना है और इसी से ये जो है डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कनाडा की नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट, उससे आप डाउनलोड हरगिज़ ना करें। अब यहाँ पे जाने के बाद आपसे पूछता है जी आप कंट्री सेलेक्ट करें, तो हम कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। वो गेट डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, हमें डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें से चेकलिस्ट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर आप ना भी करें तो क्योंकि हम तो नहीं करते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कर लें, आप इसको भी देख लें। तो जो डाउनलोड करनी है वो तो है एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, इस पर हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। इसको TRV के नाम से सेव कर देता हूँ। ये हमने नंबर 1 पे सेव कर दी, जो मेन हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी में काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद जो सेकंड हमने डाउनलोड करना है वो है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है। इसका भी नंबर है IMM5707। इसको भी डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको फैमिली फॉर्म के नाम से सेव कर देते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे चूंकि स्केड्यूल 1 का ऑप्शन नहीं दे रहा इस टाइम, यहाँ पे नहीं है, तो आप दोबारा गूगल पे जाएं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे से ही आपने इसको डाउनलोड करना है। और वो उसके लिए है स्केड्यूल 1 का जो अगर किसी की हिस्ट्री है, अगर किसी की हिस्ट्री नहीं है, किसी की दुबई, मलेशिया, तुर्की, किसी कंट्री की हिस्ट्री नहीं है, किसी ट्रैवल नहीं किया, तो वो बेशक ना भी लगाए, सिंपल ये 2 फॉर्म लगा दे तो चलेगा। तो यहाँ पे SCHEDUL स्केड्यूल 1 कनाडा में लिखता हूँ, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो वेबसाइट है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.canada.ca, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्केड्यूल एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी, इसको डाउनलोड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। इसको अब सबसे पहले हम जो है फॉर्म को फिलअप करना सीखेंगे
कि ये हमारे पास मेन एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने नंबर फर्स्ट पे डाउनलोड किया था, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा या टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। इसको फिलअप करते वक्त अब नंबर फर्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आता है यूसीआई। यूसीआई क्या होता है? यूसीआई वो नंबर होता है कि अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो कनाडा के लिए, खास तौर पे कनाडा के लिए, तो आपका नंबर अलॉट कर दिया जाता है। यूसीआई नंबर को कहा जाता है। ये बेशक आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, बेशक आपको वीज़ा मिल गया हो, तो अब ये यूसीआई नंबर आपका बायोमेट्रिक लेटर में भी दर्ज हो सकता है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको बायोमेट्रिक ऑनलाइन उसी के जो कनाडा की वेबसाइट होगी वहाँ पर भी आ जाता है कि आप बायोमेट्रिक अपना करवा लें या बायोमेट्रिक आपका वैलिड है, हो चुका है। काफ़ी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रहती है, तो उसमें यूसीआई नंबर इन्वॉल्व होता है। इसके दो तरीके हैं कनाडा के अप्लाई करने के लिए, या तो आप पेपर फॉर्मेट में इस तरह के फॉर्म्स को फिलअप करें और वीएफएस के जो दफ्तर है, जेरी का दफ्तर है इस्लामाबाद में भी है, कई सिटीज़ में वाक़ है, वहाँ पर आप सबमिट करवा दें अपॉइंटमेंट लेने के बाद। दूसरा तरीका यह है कि आप कनाडा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करें, एक अकाउंट बनाएं और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करें। तो दोनों ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आई वांट सर्विस इन। अब आपको इंग्लिश में दरकार है, फ्रेंच में दरकार, तो आप लिख सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं सिंपल क्वेश्चन की मैं कोशिश करूंगा स्पीड में आगे प्रोसीड करता जाऊं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। विजिटर वीज़ा तो विजिटर वीज़ा लिख दें, ट्रांजिट है तो ट्रांजिट, हमारा चूंकि विजिटर है तो हम विजिटर वीज़ा अप्लाई क्लिक करेंगे। अब फुल नेम, गिवन नेम, अब यहाँ पे पासपोर्ट को देख के आपने लिखना है कि आपका गिवन नेम क्या है, सर नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वहीं से देख के आप लिखिए। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो ये पूछता है जी कि आपने पहले कोई नाम इस्तेमाल किया, निक नेम, मेडन नेम, एलियस नेम, तो अब ये लेडीज़ के लिए भी होता है। अगर लेडीज़ अप्लाई कर रही हैं, चूंकि उनकी शादी से पहले नाम और होता है और शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, हस्बैंड के नाम से आ जाता है, तो उस सूरत में अगर शादी अभी मौजूदा नाम हस्बैंड के साथ है, जिस मैं आपको बताता हूँ कि रुबीना जैदी नाम है, मिसाल के तौर पर जैदी उनके हस्बैंड का नाम होगा तो रुबीना जैदी होगा। और अगर शादी से पहले रुबीना सफदर था तो आप यहाँ पे लिख दें कि यस मेरा पुराना नाम था रुबीना सफदर। अगर कोई नाम नहीं था, जेंट्स है, उसने नाम, अगर कोई जेंट्स है उसने नाम भी तब्दील नहीं किया तो नो करेगा यहाँ पे। इसके बाद जेंडर में फीमेल मेल जो भी है लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिटी ऑफ बर्थ लिखें, कंट्री लिखें। सिंपल में क्वेश्चन है, मैं आपको आगे चलता जा रहा हूँ। सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान लिख दें, कंट्री आपकी रेजिडेंस कौन सी है पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान लिखिए। सिटीजन स्टेटस आपका यहाँ पे सिटीजनशिप है आपके पास, या परमानेंट रेजिडेंट है, विजिटर है, वर्कर है यहाँ पे आप क्या कोई काम कर रहे हैं, आपके पास टेम्परेरी वीज़ा है तो आप वो लिखें। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सिटीजनशिप है तो यहाँ पे आप सिटीजनशिप ही लिखें, और रिहाइश की टेरिटरी जो है वो भी यहाँ पे पाकिस्तान लिखें। ये जो क्वेश्चन है कि क्या आप पिछले 5 सालों में 6 महीनों के लिए आपने वहाँ पे स्टे तो नहीं किया किसी भी कंट्री में अगर आपने किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो सकता है, 6 महीनों से ज़्यादा स्टे किया है 6 महीनों तक, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल पुट कर दें। और अगर नहीं किया, 2 महीने किया, 1 महीने किया या चंद दिन किया, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं बनता, बल्कि उसकी डिटेल जो है स्केड्यूल 1 में आपने दर्ज करनी है, तो यहाँ पे नो कर दें। यहाँ पे कंट्री आर टेरिटरी वेयर अप्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखें जी सेम एज करंट कंट्री आर टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। तो वो खुद ही क्वेश्चन भी कर रहा है और आंसर भी कर रहा है कि क्या आप वही तो नहीं टेरिटरी जहाँ पे आपकी रिहाइश है। तो हम कह रहे हैं जी बिल्कुल जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहीं से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम रिहाइश का पहले बता चुके हैं कि हमारी जो रिहाइश है वो पाकिस्तान में वाक़या है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिख दें, सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल लिख सकते हैं। तो मैरिड लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब ये जो हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड, क्या आपकी कोई पहले कोई शादी हुई है, तो शादी हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो नो कर दें, अगर हुई थी तो यहाँ पे उसका नाम, उसका गिवन नेम और सरनेम, फैमिली नेम लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें और रिलेशनशिप लिख दें और डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ डिसोल्यूशन या डेट ऑफ खुला, डेट ऑफ तलाक, जो भी एप्लीकेबिलिटी हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, आप की जो मदर टंग है, इंग्लिश, उर्दू, हिंद को जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि आप कौन सी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर फ्रेंच और इंग्लिश दोनों है तो दोनों लिख दें, अगर एक है तो एक लिख सकते हैं। तो अगर दोनों का लिख सकते हैं तो वो पूछते हैं जी कि आप किस में महसूस कर सकते हैं इजीनेस, तो इंग्लिश में या फ्रेंच में। तो अब चूंकि मोस्टली लोगों को इंग्लिश ही आती है, सिंपल फ्रेंच नहीं आती, तो इंग्लिश लेंगे, यहाँ पे खुद बहुत ये अनहाईलाइट हो जाएगा। पासपोर्ट नंबर डाल दें और इसका जो है कंट्री डाल दें, कहाँ से इशू हुआ, पाकिस्तान से ज़रूर आप अप्लाई करें, पाकिस्तान का ही होगा। डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी डाल दें। अब ये चीज़ें अनहाईलाइट, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम इस पर वो यस नो भी नहीं कर सकते, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर डालें, पाकिस्तान डालें, डेट ऑफ इशू एक्सपायरी डालें। और यहाँ पे क्वेश्चन है क्या आप
परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आपके पास तो नहीं है, या परमानेंट रेजिडेंट तो नहीं है किसी कंट्री के, सॉरी यूएस के, तो अगर हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अगर हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे करंट मेलिंग एड्रेस, यानी वो वाला एड्रेस जहाँ पे आपकी मेल आ सके, खत किताबत हो सके, तो मेल एड्रेस लिख दें, अपना सिटी लिख दें, कंट्री लिख दें, और यहाँ पे पोस्टल कोड अगर पता है तो लिख दें, नहीं तो आप गूगल सर्च पे कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लिख दें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है रेजिडेंशियल एड्रेस, क्या आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम मेलिंग एड्रेस भी वही है और रेजिडेंशियल भी यही है? तो अगर सेम है तो आप यस का पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हाईलाइट खत्म हो जाएगा और आप एडिट भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं जी मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वो कोई और है और रेजिडेंशियल और है, तो यहाँ पे आप नो करें और यहाँ पे खुद पुट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान से लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, क्योंकि करस्पॉन्डेंस आपकी जो होगी वो ईमेल एड्रेस पर ही आएगी। इसके बाद फैक्स है तो फैक्स लिख दें, नहीं तो नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ योर माई विजिट, आपका पर्पस क्या है? आपने घूमना फिरना है, टूरिज्म है, यहाँ पे स्टे अपने होटल की बुकिंग की है, तो यहाँ पे अपने सिंपल टूरिज्म लिख सकते हैं और यहाँ पे अदर में खुद ब खुद ये हाईलाइट नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा हाईलाइटेड। और अगर आपका जो पर्पस है वो फैमिली विजिट है कि अपने भाई को मिलने जाना है, मामू को मिलने जाना है, तो यहाँ पे फैमिली विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई और पर्पस है जो इनमें से नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख सकते हैं जी टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड ऑन इतना, या टू अटेंड दी मैरिज सेरेमनी। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप उसकी डेट डाल दें कि किस तारीख को आपने वहाँ पे अराइव करना है। मैरिज हो रही है मिसाल के तौर पर 16 तारीख को, तो आप 15 को चले जाएं। मैरिज हो रही है 18 को, तो आप 15 को चले जाएं। तो ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपने डेट कौन सी डालनी है ये पहले थोड़ा सा एहतियात करें कि जब आप अप्लाई करें कनाडा के लिए ख़ास तौर पर, तो कम अज़ कम 2 महीनों का गैप लाजमी होना चाहिए, 2 महीनों को, क्योंकि काफ़ी टाइम लेते हैं। हमारे एक क्लाइंट आया था, उसका हमने अप्लाई किया, मियाँ बीवी और बच्ची थी, उसका वीज़ा तो लग गया था, लेकिन चूँकि केस का काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन 10 दिनों या इससे भी इसके करीब दिनों के बाद वीज़ा लगा था, जब उसकी कॉन्फ्रेंस की डेट भी ख़त्म हो गई थी। जो उसने मीटिंग अटेंड करनी थी उसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन चूँकि फैमिली विजिट भी था, उनका वीज़ा भी ग्रांट हो गया, केस भी स्ट्रांग था, तो उनका कोई इशू नहीं बना। लेकिन आपने जब अप्लाई करना है तो पहले ये ध्यान रख लें कि 2 महीनों का कम से कम गैप होना चाहिए। डिपार्चर की डेट डाल दें जितना आपने स्टे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फंड्स अवेलेबल कितने हैं। अब फंड्स ये देख सकते हैं, फंड्स ये होता है कि आप के बैंक अकाउंट में जितनी भी रकम मौजूद है, अब मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में, अब ये कैनेडियन डॉलर में ही लिखना है। अगर 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में मौजूद हैं तो आपने 20 लाख को कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करना है। गूगल पे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने कैनेडियन डॉलर में यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। तो सिर्फ 12,000 लिखेंगे तो वो खुद बहुत कैनेडियन डॉलर में ही वो उसको जो है कयास करेगा, मतलब समझेगा। अब यहाँ पे कि आई विल विजिट, किस शख्स को आपने विजिट करना है। चूंकि ये फैमिली विजिट है, अटेंड करने जाना है मैरिज को, तो मैरिज के लिए इनविटेशन भी आया होगा, तो अब उसका नाम लिखा है, जिसकी शादी हो रही है, जिसने इनवाइट किया है या जिसको मिलने जाना है उसका नाम लिखा, उसका जो है रिलेशन लिखा आपके, वो मेरा भांजा है, उसका एड्रेस लिख दिया। इसके अलावा आपने औरों को भी विजिट करना होगा, उसके वालिद होंगे, वालदा होंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो वहाँ पे भी आप उसका नाम और एड्रेस और रिलेशनशिप लिख सकते हैं। एजुकेशन में पूछता है जी अगर आपकी मैट्रिक तालीम है तो आप बेशक ना लिखें, लेकिन मैट्रिक से ऊपर है FA BA BCom BSc MSc कोई भी है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपके यहाँ पे लिख सकते हैं यस या नो है तो यस कर दें और सेशन लिख दें, किस से किस ईयर तक आपने, किस महीने से किस महीने तक किया। कोर्स ऑफ स्टडी लिख दें, BCom था, BSc था, MCom था, जो भी था लिख सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख दें, ज़िला लिख दें और पाकिस्तान लिख दें। और यहाँ पे इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आपने देनी है, 10 सालों की एम्प्लॉयमेंट की डिटेल वो मांगता है, 10 सालों की। अगर आपके पास 10 सालों की है तो लिख दें, और जो भी आपके पास यहाँ पे लिखा है मैंने जी 2008 से के तीसरे महीने में मैं अपॉइंट हुआ था, यानी स्टार्ट किया था बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। मेरी जो कंपनी थी वो सुई नादर गैस पाइपलाइन लिमिटेड थी, और जो सिटी था वो इस्लामाबाद था, और पाकिस्तान जो है वो हमारा कंट्री था। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2010, तो इस वजह से 10 साल की खुद ब खुद ये पूरी हो जाती है। आज 2020 जा रहा है तो 12 साल बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट थी वो 2015 में हुई थी, 5 साल हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, तो फिर आप पिछली एम्प्लॉयमेंट भी लिखें। इसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आते हैं कि आप को टीबी तो नहीं है, कैंसर वगैरह तो नहीं है, कोई भी जो भी क्वेश्चन है आपको यस नो उसको देख के करना है लाजमी।
इसके बाद एक और है, कोई आप मेंटल डिसऑर्डर का के शिकार तो नहीं है, यस नो उसको दे के करेंगे। इसके बाद जो है, और अगर है तो उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद क्या आप कोई वीज़ा अगर आपको पहले ग्रांट हुआ कनाडा का, तो आप उसकी वैलिडिटी को क्रॉस करते हुए उससे तजावुज़ तो नहीं किया आपने, उसको ज़्यादा तो नहीं रहे, या आपने स्कूल जो अटेंड तो नहीं किया, कोई भी जो आप यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी है तो लिख सकते हैं। कोई आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ नहीं हुआ, परमानेंट रिफ्यूज है, आपकी एंट्री तो रिफ्यूज़ नहीं हुई, तो अब यस हुए, अगर हुई है तो यस कर सकते हैं, तो नो कर सकते हैं। क्या आपने कनाडा में रिमेन करने के लिए जो अप्लाई किया, नहीं किया तो नो करने किया तो यस कर दें। इसके बाद क्या आपका जो अरेस्ट तो नहीं किसी भी केस में, या कन्विक्शन तो नहीं हुई, कन्विक्ट होता है कि सजा याफ्ता होना, सजा तो नहीं आपने पाई, या आपको कन्विक्ट करार तो नहीं दिया गया, तो ये तमाम चीज़ें आपको यस नो आपको देख के कर सकते हैं। इसके बाद आपने मिलिट्री में या पुलिस फोर्स में जो है सर्विस तो नहीं अपनी खिदमत दी। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसी पार्टी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कि पुरतशद्दुद है, जो कि मतलब गलत किस्म के काम करती है, उसमें तो इन्वॉल्व नहीं रहे, तो आप इसको उसके हिसाब से आंसर कर दें। और इल ट्रीटमेंट तो नहीं किया आपने किसी भी प्रिजनर का या कोई भी सिविलियंस है, तो ये गलत किस्म के सवालात है, उसको उसके हिसाब से देख के आप आंसर करें, लेकिन गलत बयानी नहीं करनी। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो अपने लाजमी देना है, ताकि आपका कम से कम बैन तो ना लगे। रिफ्यूज़ होता है तो होने दें, आप दोबारा उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अगर आप हक पे थे या कोई आपके पास वैलिड रीज़न थी। अब यहाँ पे कि डू यू कंसेंट, आप कंसेंट देते हैं कि आपको जो है वो CIC यानी कैनेडा सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा आपको कॉन्टैक्ट कर सके, तो हम हर किस्म की जो कंसेंट देते हैं, ठीक है जी, हमें किसी भी किस्म की कंसेंट हम देते हैं कि कोई भी हमसे इंफॉर्मेशन वो लेना चाहे कोई, तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। अब सिग्नेचर अगर तो ये आप ऑनलाइन फिलअप किया जा रहा है, फॉर्म ऑनलाइन ही अपने सबमिट करवाना है, तो सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेट डाल दें और कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर फॉर्मेट में जमा करवाना है जारी के दफ्तर में, तो यहाँ पे आप डेट भी डाल दें और सिग्नेचर भी कर दें। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ तक तो हो गए 5 पेजेस, यानी जब हमने फॉर्म डाउनलोड किया तो 5 पेजेस थे, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 5/5। लेकिन जब हम इसको वैलिडेट करेंगे, ये कुछ चीज़ बता दूं कि अपने वैलिडेट लाजमी करना है, तो वैलिडेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, हमारी इन्फॉर्मेशन भी पुट हो चुकी है, ओके है। अब यहाँ पे 5 की जगह 6 पेजेस आ गए, यानी कि 6 पेजेस हो गए। छठा पेज जिसने खुद ब खुद जनरेट कर लिया है, वैलिडेशन हो चुकी है सक्सेसफुली, तो ये इसका बार कोड जनरेट हो गया। ये लाजमी जब प्रिंट आप देंगे तो इसको भी लाजमी इसको प्रिंट देना है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए इस टाइम तक कोई नंबर जनरेट नहीं हुआ इस फॉर्म का, जो एक नंबर लगा होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि मैचिंग ऑफ यूनिक ID क्या होता है। ये देखिए मैचिंग ऑफ यूनिक कोड, तो ये जो है कोड होता है, इसको मैच भी अपने करना है। ये कैसे कर, अभी जनरेट नहीं हुआ, हमने वैलिडेट तो कर दिया, लेकिन इस वैलिडेशन के बाद हमने Ctrl+S दबाना है। इसको सेव करेंगे तो ये देख लें खुद ब खुद यहाँ पे 4630 कुछ ऐसा नंबर जनरेट हो चुका है। लेकिन ये नंबर भी चेंज होते रहते हैं। ये कैसे चेंज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हमने सेव कर दिया, अगर इसमें तो कोई करेक्शन दरकार नहीं है तो हम Ctrl+P दबाएंगे, तो देखें फिर ये नंबर चेंज हो गया 154। अब इसका जो नंबर है वो ये वाला होगा। लेकिन जब अगर तो इसमें कोई करेक्शन दरकार होती है, मिसाल के तौर पर तीसरे पेज में कोई दरकार, मैं कहता हूँ जी इस्लामाबाद गलत लिखा गया था, ये असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था, इसके स्पेलिंग गलत हो गए थे, अब इसमें चेंजिंग कर देता हूँ। आपने पहले वो 5-6 के 6 पेजेस दे दिए, लेकिन अब आपने जो है आप कहते करेक्शन कर दी, और अब आप सिर्फ इसी पेज का प्रिंट देते हैं और वैलिडेट भी कर देते हैं, तो इसका चूंकि वैलिडेशन करने के बाद इसका नंबर चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये वैलिडेट हमने किया, ओके किया। अब जब हम इसको यहाँ देख सकते हैं 888 है, Ctrl+S दबाया, ये देख सकते हैं। जब हम फिर सेव किया तो फिर इसका नंबर चेंज हो गया। तो इस वजह से हर एक पेज पे वही नंबर होना चाहिए जो इसने खुद जनरेट किया है। और आपने जब प्रिंट देना है तो सिंपल वो करेक्शन वाला फॉर्म को प्रिंट नहीं देना अगर आपने ऑलरेडी प्रिंट दे चुके हैं, बल्कि तमाम के तमाम पेजेस प्रिंट देने हैं। क्योंकि हमारे साथ हुआ था ऐसे, अगर हमारे क्लाइंट के साथ ऐसे हुआ था कि उसके दोबारा भरने पड़े थे। तो ये आपको बता रहा हूँ कि जो है इस तरह अगर आपका हो जाता है, कोई करेक्शन करनी पड़ जाती है, वैलिडेशन Ctrl+S सेव करने के बाद भी थोड़ा वेट भी करें, फिर प्रिंट दें, और दोबारा अगर करेक्शन होती है तो सिंपल वही पेज ना दें बल्कि तमाम के तमाम पेजेस प्रिंट दें ताकि कोई इशू ना रहे। तो दोबारा में सेव कर दिया, ये हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। इसमें बल्कि दोबारा वर्ड की फॉर्म फाइल में चलते हैं कि मैं आपको जो चीज़ें मैंने लिखी थी कि तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं हुई। कौन कौन से फॉर्म थे मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना। प्रिकॉशंस भी आपको बता दी कि वैलिडेशन लाजमी करना है, अपडेटेड फॉर्म ही यूज़ करना है। हाँ जी, एक चीज़ बता दूँ, ये यहाँ पे लिखा होता है अपडेटेड फॉर्म, इसकी यानी कि कब अपडेट हुआ, 6 महीना और 2019 के
के छठे महीने में अपडेट हुआ, तो यानी उस टाइम तक की अपडेट था। अगर आपके पास कोई फॉर्म है, आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया, वहाँ पे 2017 लिखा हुआ है, तो 2017 का अभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जो अपडेशन हुई थी छठे महीने 2019 तक, तो इस वजह से अब वो फॉर्म इस्तेमाल ना करें, बल्कि नया फॉर्म डाउनलोड करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि आपको अपडेटेड ही मिलेगा। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, मैचिंग ऑफ यूनिक कोड। मैं आपको बता सकूं कि हर पेज पे नंबर लग जाता है, जो कि वैलिडेशन करते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद यूसी का बता चुका हूँ, फंड्स अवेलेबल कितने लिख सकते हैं, और इंटेंडेड डेटा फॉर भी बता चुका हूँ कि कितना महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। अब चलते हैं दूसरे जो फॉर्म हमारे पास हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। एक तो वो फॉर्म हो गया। अब फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म ये सिंपल फॉर्म है, इसमें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल जो है यहाँ पे लिखें अपना नाम, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट है, इसका जो स्टेटस लिखें, मैरिटल स्टेटस, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ लिखें, ऑक्यूपेशन लिखें और एड्रेस। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं जा रहा। अगर तो शादीशुदा है तो यहाँ पे जो है स्पाउस का नाम लिख दें, वाइफ का नाम लिख दें, हस्बैंड का नाम लिख दें, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिख दें, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिख दें, और इस तरह आप इसको फिलअप कर दें। तो और एक और चीज़, यहाँ पे जो सिग्नेचर होंगे ये उस सूरत में होंगे अगर तो फॉर्म भरने वाला अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि इफ़ नो स्पाउस आर कॉमन इन लॉ इज लिस्टेड इन सेक्शन ए। अगर तो शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दे और डेट डाल दे। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी ना करे और डेट भी ना डाले। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपने बच्चों की डिटेल पूछिए इस फॉर्म में कि बच्चों की डिटेल, नाम बोल दिए, उसी तरह जो है उनका स्टेटस वगैरह, ऑक्यूपेशन और एड्रेस वगैरह डाल दें। और अगर तो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बंदा जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो शादीशुदा नहीं है, बच्चे नहीं है, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दे और यहाँ पे डेट डाल दे। और अगर शादीशुदा है तो फिर यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो ना करे, बेशक यहाँ पे ना करे और यहाँ पे डेट भी ना डाले, लेकिन यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी डेट, और यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप इसको फिलअप करें और उसको जो है वो प्रिंट दे दें। इसके बाद जो थर्ड वाला फॉर्म है हमारे पास, स्केड्यूल 1 वाला, ये अगर किसी की हिस्ट्री है तो वो उसको अटैच कर सकता है, नहीं हिस्ट्री तो बेशक ना भी करते हो, इतना इशू नहीं है, लेकिन आप कर दें तो बेहतर है। फिर भी यहाँ पे जो क्या है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेंट ये सूरत में आपको करना पड़ेगा। अगर एक ही एप्लीकेंट है तो वो है भी प्रिंसिपल ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी 2-3 बच्चे जा रहे हैं तो जो हस्बैंड होगा, जो पैसे जिसने खर्च करने हैं, वो मेन एप्लीकेंट होगा, प्रिंसिपल, जबकि बाकी बीवी और बच्चे इनके स्पाउस में आएंगे। उनका अलग अलग फॉर्म जब भरा जाएगा तो उनको यहाँ पे क्लिक किया जाएगा, लेकिन चूंकि हम मेन एप्लीकेंट है तो यहाँ पे मेन एप्लीकेंट करेंगे, प्रिंसिपल। डेट ऑफ बर्थ, यूसीआई नंबर वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिलिट्री सर्विस हुई है तो उसकी डिटेल बताएं, अगर इल ट्रीटमेंट है, जो भी इसकी डिटेल है, जो हमने क्वेश्चन वहाँ पे आंसर दिए थे, डिटेल तो बता दें। एसोसिएशन कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो ये भी इसको क्वेश्चन को आप देखें। ये वायलेंस वाला वही वाला क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पे देखा था। इसी तरह गवर्नमेंट पोजीशन, अगर आपके पास गवर्नमेंट पोजीशन हेल्ड है तो आप हुई है साबका या मौजूदा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे उसकी जो डिटेल है, तफसील तमाम के किस कंट्री का लेवल था, नेशनल था। ये जो प्रीवियस ट्रेवल्स है ये आपने लाजमी लिखना है अगर आपके पास है, क्योंकि ये टाइज को, यानी कि टाइज नहीं, ये आपके केस को स्ट्रांग करते हैं कि इसके वाकई ये जेन्युइन विजिटर ही होगा, ये डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करके आया है। अगर यहाँ पे आपके मिसाल के तौर पर 4-5 हो चुके हैं, तो अगर इससे ज़्यादा भी ट्रैवल है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, तो उसको प्लस करेंगे तो नया जो है वो जनरेट हो जाएगी रो। तो आप उसी के मुताबिक यहाँ पे डेट्स वगैरह डालने के बाद, कंट्री डालने, लोकेशन डालने के बाद, पर्पज ऑफ विजिट, टूरिज्म था, ये जो भी था वो आप इसको लिख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद इसको वैलिडेट भी करना है, तो मैंने वैलिडेट किया है, लेकिन ये बता रहा है कि अभी आप चूंकि कंप्लीट नहीं है, फैमिली नेम जो है वो ये नहीं लिखा, या काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसने हाईलाइट कर दी हैं। तो इस तरह आप इसको फिलअप करने के बाद वैलिडेट करें, और वैलिडेट करने के बाद Ctrl+S दबाएं, सेव करें, उसको प्रिंट दें। और ये सिंपल आपको फॉर्म आज बताना था। और अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार होते हैं, ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ, और ये भी काफ़ी वीडियो लेंथी होगी। शुक्रिया।